नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में और मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं आज के बुलेटिन की खास खबरों की ओर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। राज्य सरकार को हाई कोर्ट से फिर झटका, लगातार तीसरी बार खारिज हुई अपील। तीनों ही मामलों में सामने आई प्रशासनिक लेट लतीफी, प्रक्रियाओं को लेकर हाई कोर्ट सख्त। पीएम मोदी की सोना न खरीदने की अपील पर भड़के आम लोग, सराफा कारोबारियों का भी फूटा गुस्सा। सोना गहना मात्र नहीं, परंपरा का हिस्सा, कांग्रेस नेत्री ने कहा, महिला विरोधी है मानसिकता। सीडी कांड का जिन्न फिर आया बाहर, चर्चित मामले को लेकर गरमाई सियासत। पूर्व सीएम बघेल के राजनीतिक सलाहकार ने सत्र न्यायालय के आरोपों को हाईकोर्ट में दी चुनौती। और सुहागिनों ने 16 श्रृंगार कर रखा वट सावित्री का व्रत, पारंपरिक तरीके से मनाया पर्व। अखंड सौभाग्य की कामना लेकर वट वृक्ष की हुई पूजा, महिलाओं में दिखा उत्साह। ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। नारायणपुर के चर्चित नक्सल प्रकरण में आरोपियों को मिली डिफॉल्ट बेल को चुनौती देने वाली राज्य सरकार की अपील को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बेहद कड़ा रुख अपनाते हुए खारिज कर दिया है, जिसमें मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रविंद्र कुमार अग्रवाल की खंडपीठ ने साफ तौर पर कहा कि केवल सरकारी प्रक्रियाओं, फाइलों के लंबित रहने या रेड टेप का हवाला देकर 182 दिन के लंबे विलंब को माफ नहीं किया जा सकता। नारायणपुर जिले के ओरछा थाना क्षेत्र में चंपा कर्मा, मांगी मंडावी, संकू मंडावी और लच्छू मंडावी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, आर्म्स एक्ट और गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम के तहत गंभीर मामला दर्ज था, जिसमें विशेष न्यायालय ने सितंबर 2025 में आरोपियों के डिफॉल्ट बेल का लाभ दिया था, जिसे चुनौती देने में शासन ने तय समय सीमा से 182 दिन की भारी देरी कर दी। राज्य की ओर से विधि विभाग की मंजूरी और बहुस्तरीय विभागीय औपचारिकताओं की दलील दी गई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न ऐतिहासिक फैसलों का हवाला देते हुए इस दलील को सिरे से नकार दिया और स्पष्ट किया कि कानून सभी पर समान रूप से लागू होता है और यदि सरकारी मशीनरी समय सीमा के भीतर पूरी गंभीरता और तत्परता से कार्य करने में लापरवाही बरतती है तो उसे कोई विशेष छूट या लाभ नहीं दिया जा सकता। इसी के साथ कोर्ट ने देरी माफी का आवेदन निरस्त करते हुए राज्य सरकार की अपील को स्वतः ही खारिज कर दिया है। और बिलासपुर जिले में पेट्रोल डीजल की असामान्य खपत और बिक्री को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए एक बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है, जिसके तहत कलेक्टर संजय अग्रवाल ने पिछले साल की औसत मासिक खपत की तुलना में 100 से लेकर 337% तक की भारी बढ़ोतरी दर्ज करने वाले 4 पेट्रोल पंप संचालकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। खाद्य विभाग की समीक्षा रिपोर्ट में ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि औद्योगिक डीजल की कीमतें बढ़ने के बाद आम उपभोक्ताओं के लिए निर्धारित डीजल को चुपके से औद्योगिक उपयोगकर्ताओं तक पहुंचाया जा रहा है, जिसके चलते तखतपुर के मां कावेरी फ्यूल्स 138% अधिक और सौरभ सर्विस स्टेशन 246% अधिक, बिल्हा के सेठ मूलचंद एंड सन्स 100% अधिक तथा गतौरा के जय मां श्री यंत्र फ्यूल्स 337% अधिक। इसमें अचानक डीजल की मांग अप्रत्याशित रूप से बढ़ गई। इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए खाद्य नियंत्रक अमृत कुजूर ने सभी संबंधित संचालकों को 3 दिनों के भीतर स्पष्टीकरण देने का कड़ा निर्देश जारी किया है और आखिर इतनी अधिक मात्रा में डीजल की बिक्री किन उपभोक्ताओं को की गई है। इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए खाद्य नियंत्रक अमृत कुजूर ने सभी संबंधित संचालकों को 3 दिनों के भीतर स्पष्टीकरण देने का कड़ा निर्देश जारी किया है कि आखिर इतनी अधिक मात्रा में डीजल की बिक्री किन उपभोक्ताओं को की गई, क्योंकि इससे पहले भी पंपों को सीसीटीवी निगरानी रखने और संदिग्ध भंडारण यंत्रों में आपूर्ति न करने के निर्देश दिए गए थे, जिनका उल्लंघन होने पर अब प्रशासन द्वारा लाइसेंस निरस्तीकरण जैसी कड़ी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। राजधानी बिलासपुर में पेट्रोल संकट के बीच अब एक और चौंकाने वाला मामला सामने आया है। शहर के तारबहार स्थित जय अंबे पेट्रोल पंप का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने लोगों का गुस्सा और बढ़ा दिया है। वायरल वीडियो में देर रात करीब 11:30 बजे पेट्रोल पंप कर्मचारी बड़े बड़े 20 से 30 लीटर के जेरिकीन में पेट्रोल भरते दिखाई दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आम लोग
घंटों लंबी कतारों में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते नजर आ रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया है कि आखिर संकट के समय खुलेआम जेरिकीन में पेट्रोल क्यों दिया जा रहा है। पूरे मामले को लेकर शहर में भारी नाराजगी देखी जा रही है। कल बॉटल लेके आऊंगा, नहीं डाले। सुनो ना, कल बॉटल लेके आऊंगा, नहीं डाले। बना लियो नहीं मैंने इसका ना। बिलासपुर से एक बेहद हैरान करने वाली और कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाने वाली तस्वीर सामने आई है। यहाँ के सिम्स अस्पताल में एक हिंदूवादी नेता और उनके साथियों ने सुरक्षा में तैनात गार्ड के साथ जमकर मारपीट की है। पूरी घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें नेताजी और उनके समर्थक गार्ड के साथ गाली गलौज और धक्का मुक्की करते साफ नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि हिंदूवादी नेता राम सिंह ठाकुर अपने कुछ साथियों के साथ अस्पताल में भर्ती किसी मरीज के परिजन से मिलने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने बेहद संवेदनशील इलाके यानी NICU में जबरन घुसने की कोशिश की। जब वहां तैनात सुरक्षा कर्मी ने उन्हें नियमों का हवाला देते हुए अंदर जाने से रोका तो नेताजी का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने नियमों का पालन करने के बजाय सुरक्षा कर्मी पर ही हाथ साफ कर दिया और अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा काटा। इस पूरी घटना के बाद से अस्पताल स्टाफ में भारी आक्रोश है। यह पूरा मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का है। और फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जय प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हॉली क्रॉस स्कूल, लाल खदान, बिलासपुर। उत्कृष्ट शिक्षा और उज्जवल भविष्य का सशक्त आधार। पिछले 10 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर उत्कृष्टता, अनुशासन और विश्वास का एक बेमिसाल प्रतीक। नर्सरी से लेकर कक्षा 12वीं तक की सुव्यवस्थित कक्षा, विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए पूर्णतः समर्पित। यहाँ अनुभवी, प्रशिक्षित एवं समर्पित शिक्षकों द्वारा आधुनिक तकनीकों से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाती है। विद्यार्थियों के सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहारिक अनुभव में बदलने के लिए विद्यालय में अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी और कंप्यूटर लैब्स, इसके साथ ही एक विशाल एवं समृद्ध लाइब्रेरी उपलब्ध। खेलकूद के क्षेत्र में भी विशेष पहचान। यहाँ क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, स्केटिंग और कराटे का नियमित प्रशिक्षण दिया जाता है। हमारा दृढ़ संकल्प कि हम निरंतर प्रगति करते हुए विद्यार्थियों को श्रेष्ठ शिक्षा और सुनहरे भविष्य की राह दिखाते रहेंगे। प्रवेश प्रारंभ। आज ही अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य की मजबूत नींव रखें। हमारा पता, हॉली क्रॉस स्कूल, लाल खदान, बिलासपुर। संपर्क करें 8463057366 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। देश में शादियों का सीजन हो और सोने की बात ना हो, ऐसा तो मुमकिन नहीं। लेकिन देश के मुखिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसी अपील कर दी है जिसने सराफा बाजार से लेकर आम आदमी के बेडरूम तक खलबली मचा दी है। प्रधानमंत्री ने देश के नागरिकों से आह्वान किया है कि देश हित और आर्थिक संतुलन के लिए कम से कम 1 साल तक सोना ना खरीदें। पीएम की दलील है कि सोने के आसमान छूते दामों से बेटियों की शादी करने वाले परिवारों पर कर्ज का बोझ बढ़ रहा है। अब साहब अपील तो हो गई, लेकिन इस पर देश की जनता और व्यापारियों का पारा भी सोने की तरह तप गया है। कोई इसे देश की आर्थिक ऊर्जा बचाने का मास्टर स्ट्रोक बता रहा है, तो कोई इसे सीधे भारतीय संस्कृति और तिजोरी की सुरक्षा पर चोट कह रहा है। विपक्ष पूछ रहा है कि जिन्हें परिवार का तजुर्बा नहीं, वो मंगलसूत्र की कीमत क्या जाने। तो व्यापारी परेशान है कि अगर तिजोरियां बंद रही तो धंधा कैसे चलेगा। आखिर क्या है इस गोल्डन विवाद की पूरी इनसाइड स्टोरी। आम जनता से लेकर व्यापारियों तक ने इस पर क्या तीखे बाढ़ चलाए हैं, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट और बेहद एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। प्रधानमंत्री की इस अपील पर सराफा एसोसिएशन के अमित सराफ ने व्यापार और परंपरा दोनों का पक्ष बेहद मजबूती से सामने रखा है।
अमित सराफ ने कहा कि प्रधानमंत्री का हर फैसला देश हित में होता है और वे इसका स्वागत करते हैं, लेकिन भारतीय समाज को समझना भी जरूरी है। भारत में सोना सिर्फ दिखावे का खिलौना नहीं, बल्कि लिक्विड मनी यानी संकट के समय का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। सुख हो या दुख या फिर कोई अचानक आई विपदा, घर में रखा सोना ही सबसे पहले काम आता है। अमित सराफ ने एक व्यापारी के नजरिए से बड़ी चिंता जताते हुए चेतावनी दी कि अगर लोग 1 साल तक सोना खरीदना पूरी तरह बंद कर देंगे तो देश का सराफा व्यापार और इस उद्योग से जुड़े लाखों लोग भुखमरी की कगार पर आ जाएंगे। नागरिक इसे महज धातु नहीं बल्कि एक अटूट और भरोसेमंद निवेश मानते हैं। जी ने कुछ सोच समझ के ही कहा होगा। अब आदमी, आम इंसान जो जेवर खरीदता है, जेवर तो लेगा ही, शादी हो, ब्याह हो, तीज त्यौहार हो, भले थोड़ा सा लेगा लेकिन लेगा ज़रूर। ये मोदी जी ने कहा है, बुलियन के लिए कहा है कि सोना ना खरीदे, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ना ले। आप लीजिए सोना, जेवर लीजिए, अपने शादी है, लड़की की शादी है या भाई की शादी है, बहन किसी की भी, थोड़ा बहुत जेवर तो लेगा ही आदमी। इन्वेस्टमेंट के लिए मत लीजिए, ये कहा है मोदी जी ने, लेकिन इसको जबरन बढ़ा चढ़ा के बनाया गया है। वैसे मोदी जी जो सोच रहे हैं बहुत अच्छे सोच रहे हैं। अब मोदी जी की तो बातें निराली है भैया, हैं। अब बाकी आम जनता भी जानती है कि सोना चांदी बिकना बंद नहीं होगा। हाँ, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कुछ दिन के लिए शांत हो जाएगा, लेकिन यह है कि जेवर तो थोड़ा मोड़ा चलेगा ही। भाई जिसकी शादी हो रही तो आएगा ही लेने, कहाँ जाएंगे। बिना सोने के शादी तो होती नहीं, बिना चांदी के शादी होती नहीं। जेवर जब तक नहीं दे वो तो घर में शादी ब्याह नहीं होती सही ढंग से। आजकल वही तो मांग रहता है। अब बाकी अब मोदी जी समझेंगे भाई कि क्या होने वाला है आगे, क्यों उन्होंने ऐसा कहा है, कुछ तो कारण होगा। सोने ना कर दे 1 साल के लिए, लेकिन आम जनता को उससे क्या प्रभाव पड़ेगा? सोना जो नाम है विश्वास का नाम है, और एक ऐसा विश्वास जो अटूट माना जाता है, सदियों से चला आ रहा है। 1970 में इसकी कीमत 185 रुपये प्रति 10 ग्राम मानी जाती थी और आज बढ़कर 1,66,000 रुपये हो गई है। तो इससे समझ सकते हैं कि लोगों का सोने पर विश्वास क्यों है। स्त्री धन के रूप में जो आभूषण महिलाओं को दिए जाते रहे हैं, उसकी परंपरा रही है। पहले एक दहेज प्रथा कहलाती थी, जब स्त्रियों को परिवार की संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलता था तो वह स्वर्ण दान के रूप में एक बड़ी मात्रा में स्त्रियों को दिया जाता था, और वह धन जो है परिवार के लिए उस स्त्री के सुरक्षित माना जाता था। प्रधानमंत्री महोदय ने अपील ज़रूर की है कि आप 1 साल तक सोना मत लें, परंतु ये बड़ा कठिन काम है। जो आज भी शादी ब्याह है या शुभ मांगलिक अवसर हैं, बच्चे के जन्म के अवसर हैं, इसमें जो हिंदू समाज है ख़ास तौर पर स्वर्ण का आदान प्रदान श्रेष्ठ मानता है। इसलिए श्रेष्ठ मानता है कि यह समय पर काम आता है। जो समय पर जो चीज़ें काम आती हैं उनका मूल्य रहता है। वही कारण है कि आज 56 साल में देखिए आप कितने गुना सोना बढ़ चुका है और विश्वास आज भी नहीं ख़त्म होता। वहीं दूसरी चीज़ों पर या दूसरी धातुओं पर जाएं हम तो शायद वह बढ़त नहीं मिलती जो सोने में मिल जाती है। तो उस प्रधानमंत्री जी का एक अच्छा है कि ठीक है, बहुत ज़्यादा हो गया है सोने के ऊपर भाव जो बढ़ते जा रहा है, दबाव बढ़ता जा रहा है, सामाजिक दबाव बढ़ता है, उससे बेटियों की शादी में दिक्कत जाती है, तो आप मत खरीदें। पर उसमें मेरी अपनी एक मान्यता है कि अगर जो रोल्ड गोल्ड या आर्टिफिशियल ज्वेलरी हैं उनको सामाजिक मान्यता मिल जाए तो शायद सोने पर से इतना जो विश्वास है वह ख़त्म होगा और लोगों को भी राहत रहेगी। सोने की जो आर्टिफिशियल ज्वेलरियाँ आज बहुत अच्छी मात्रा में आ रही हैं, लोग पसंद भी कर रहे हैं, पहन भी रहे हैं और जिनमें रिस्क भी नहीं है। इसको सामाजिक मान्यता अगर प्रधानमंत्री दिलवाने का प्रयास करेंगे तो शायद जिस कदम को उठाना चाहते हैं उसमें हम सफल हो सकें। भारत के पास सोना इसलिए ज़्यादा है कि सबसे ज़्यादा 10% स्वर्ण जो विश्व का है भारत की गृहिणियों के पास में है, इसलिए सोना सुरक्षित रह सका।
नहीं तो जो संपत्ति के रूप में पहले रखा गया था, चाहे मंदिर में हो चाहे रजवाड़े में हो, पूरा का पूरा सोना वह ख़त्म हो चुका है। परंतु वह स्त्रियों के पास बचा धन आज भी सुरक्षित है, इसलिए सोने को बड़ा सुरक्षित निवेश माना जाता है और विश्वास यह ख़त्म शायद नहीं होगा। इस पूरे मामले पर अनिल तिवारी ने एक गहरा और ऐतिहासिक विश्लेषण सामने रखा है। उन्होंने सोने को सदियों से चला आ रहा विश्वास और अटूट भरोसे का प्रतीक बताया। सोने की ताकत को समझने के लिए उन्होंने साल 1970 का उदाहरण दिया, जब सोने की कीमत मात्र 185 प्रति 10 ग्राम थी, जो आज बढ़कर 1,66,000 के पार पहुंच चुकी है। तिवारी का मानना है कि हिंदू समाज में जन्म से लेकर शादी ब्याह तक सोने का आदान प्रदान एक अनिवार्य परंपरा है। हालांकि वे पीएम की इस चिंता से सहमत दिखे कि महंगे सोने से गरीब परिवारों पर आर्थिक दबाव बढ़ रहा है। इस समस्या से निपटने के लिए अनिल तिवारी ने एक बेहद अनूठा और क्रांतिकारी सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि यदि सरकार रोल्ड गोल्ड या आर्टिफिशियल ज्वेलरी को सामाजिक मान्यता दिलाने का प्रयास करे तो सोने पर से निर्भरता कम हो सकती है। उन्होंने उन भारतीय महिलाओं की भी तारीफ की जिनके पास दुनिया का लगभग 10% सोना सुरक्षित है, जिसने देश की अर्थव्यवस्था को बचाए रखा। जो जनहित और देश के लिए निर्णय लिया गया है मोदी जी के द्वारा, उसका तो हर ज्वेलरी शॉप और बुलियन वाले को समर्थन करना ही चाहिए। कारण लेकिन सोने की जो अहमियत है भारतीय संस्कृति में वो बहुत अभूतपूर्व है। शादी ब्याह इसमें लोग अपने बच्चों को ये चीज़ समर्पित करते हैं और ये चलता ही रहेगा। पर ये बेसिकली उन लोगों को बताया गया है जो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए जो स्टॉक रखना चाहते हैं चांदी और सोने का, उनको भी रुकना चाहिए। कारण कि देश हित में लिया गया निर्णय है, तो देश के सभी जनवासियों का ये उनको समर्थन देना प्राथमिक कर्तव्य है उनका। तो ये जो निर्णय है उससे प्रभाव ये नहीं पड़ने वाला है। कारण कि ग्रामीण अंचल में जो लोग अपने बच्चों को जो देना चाहते हैं और ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग खरीदी बिक्री करते हैं उनकी मात्राएं बहुत कम मात्रा में होती है। और अभी के भी इससे पूर्व भी जो सोने का रेट है जो आसमान छू रहा है, तो उसमें वो सीमित ही लेंगे। पर जो बड़े व्यापारी हैं, जो बड़े बिजनेसमैन हैं, जो अलग अलग तरीके से इसमें इन्वेस्ट करके रखते हैं, उनको सतर्कता रखना चाहिए और देश हित में कार्य करना चाहिए। देखिए ऐसा है, मोदी जी का जो काम है, मोदी जी को दूर से सोचते हैं और उनकी दूरस्थ स्थिति रहती है और अच्छा काम कर रहे हैं भारत देश के लिए, और इसमें किसी को शंका होनी नहीं चाहिए। उनका अच्छा काम है। और सोना यदि गरीबों के लिए कोई प्रॉब्लम है तो गरीब भी आजकल देश के बड़े हो गए हैं और सब गरीबों के पास सोना है। उनके पास तो आज ही मैं एक मकान खाली करवाया हूँ, उसमें कम से कम 10 तोला सोना निकला है। तो मैं ऐसा नहीं समझता कि मोदी जी खराब काम कर रहे हैं। मोदी जी देश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। उनके अंदर चिंताएं बढ़ी थी अगले साल कहीं वृद्धि ना हो जाए सोने की। देखिए जैसे पेट्रोल की समस्या भी जा रही है। पेट्रोल कल से 3 रुपये महंगा हो गया है। अब वो कल से सामान्य उसमें मिलने लगेगा, सोना भी वैसे मिलने लगेगा। आपको सोना लेना है, सोना लीजिए। दूसरी तरफ समाज का एक बड़ा तबका इस अपील को कड़वी दवा की तरह देख रहा है। सराफा व्यापारी अभिषेक शर्मा ने प्रधानमंत्री के इस कदम को पूरी तरह व्यवहारिक और राष्ट्रहित में बताया है। उनका कहना है कि सोने के दाम इतने बढ़ चुके हैं कि मध्यम वर्गीय परिवारों पर भारी वित्तीय संकट मंडरा रहा है। प्रधानमंत्री ने नागरिकों को अत्यधिक कर्ज के जाल से बचाने के लिए ही ये अपील की है। इसलिए एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमें 1 साल के लिए इस होड़ से बचना चाहिए। इसी सुर में सुर मिलाते हुए आशीष वाजपेयी ने भी पीएम की अपील का पूर्ण समर्थन किया। आशीष का कहना है कि आज एक गरीब या मध्यम वर्गीय परिवार को बेटी की शादी के लिए सोना खरीदने के चक्कर में अपनी जमीन तक बेचनी पड़ जाती है या फिर कर्ज के दलदल में डूबना पड़ता है। देश को मजबूत करने और इस आर्थिक दबाव से बचने के लिए सभी को एकजुट होकर 1 साल तक सोना खरीदने से परहेज करना ही चाहिए। देखिए, नरेंद्र मोदी जी को तो मुझे ऐसा लगता है कि जब से मतलब वो महिला विरोधी ही हैं। सबसे पहले तो उनके घर में आप देखिए
कि उन्होंने अपनी पत्नी को छोड़ा, तो जिस व्यक्ति को मंगलसूत्र की कीमत कहीं पता नहीं है तो वो तो देश की जनता से कुछ भी उलझ बातें कर सकते हैं। भारतीय संस्कृति में आप सबसे पहले देखिए कि सोना एक बहुत ही महत्वपूर्ण और जरूरी और साजो सज्जा की चीज नहीं है। उसे मान्यता के अनुसार हम लोग पूजा भी करते हैं। सोने की पहले पूजा होती है, उसके बाद स्त्रियां उसका श्रृंगार के रूप में उसको ग्रहण करती हैं, वर्ण करती हैं। लेकिन मोदी जी के कहे अनुसार कि सोना नहीं खरीदना है, तो मैं ये बताना चाहूंगी देशवासियों को भी, आप लोगों के माध्यम से, कि मोदी जी ने इस हाल में भी नहीं छोड़ा है लोगों को। महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि लोग सोना खरीद भी नहीं सकते, लेकिन चूंकि जरूरी होता है, शादी ब्याह करना है, कुछ करना है, लड़की को देना है, बहू लाना है, बहुत सारी चीजें ऐसे भारतीय संस्कृति में है जिसके कारण हमारे लिए सोना बहुत जरूरी है। पर मोदी जी का ये कहना कि सोना ना खरीदें, ये बहुत ही गलत है, बहुत ही निंदनीय है। और जिसका स्वयं का परिवार नहीं है, ना उनकी बेटी, ना आल, ना औलाद, ना बहू, ना कोई, तो उनको सोना का महत्व ही नहीं मालूम है। शायद वो एक जेवर के रूप में या एक संपत्ति के रूप में उसको देखना चाहते हैं, लेकिन सोना भारतीय लोगों के लिए जरूरी चीज है, परंपरा है ये। लेकिन यह मामला अब सिर्फ आर्थिक नहीं रहा, इस पर अब तीखी सियासत भी शुरू हो गई है। महिला कांग्रेस की प्रदेश महासचिव शिल्पी तिवारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बेहद तीखा हमला बोलते हुए उन्हें सीधे महिला विरोधी करार दे दिया है। शिल्पी तिवारी ने तंज कसते हुए कहा कि प्रधानमंत्री को भारतीय संस्कृति में सोने और मंगलसूत्र के पवित्र महत्व का कोई अंदाजा नहीं है, क्योंकि उन्होंने स्वयं अपनी पत्नी का त्याग किया है। उन्होंने साफ किया कि सोना कोई संपत्ति नहीं बल्कि एक पवित्र धातु है जिसकी हमारे यहाँ पूजा की जाती है। शिल्पी ने कहा कि देश में महंगाई पहले से ही 7वें आसमान पर है और ऊपर से शादी ब्याह, बेटी की विदाई और बहू के स्वागत जैसी अनिवार्य रस्मों के लिए सोना आज भी बेहद जरूरी है। उन्होंने सीधे व्यक्तिगत हमला करते हुए कहा कि जिस व्यक्ति का अपना कोई परिवार, बेटा, बेटी या बहू नहीं है, वो सोने के इस सांस्कृतिक और पारिवारिक दर्द को कभी नहीं समझ सकता। जो सोना होता है अभी सबसे सुरक्षित और अच्छा इन्वेस्टमेंट माना गया है। जैसे कि हर कोई जमीन में पैसा नहीं फंसाना चाहता, कई तरह विवादित हो जाता है, और भी कई तरह की चीजें हैं। बैंक में भी उतना अच्छी ब्याज दर नहीं है, लेकिन सोने के जिस तरह मतलब रेट में बढ़ोतरी हो रही है, जो कहें एक अच्छा इन्वेस्टमेंट लोग मान रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि, और खासकर जब शादियों के मौसम है, तो जरूरी नहीं है कि इस अपील से जो दूसरा पक्ष है, हर कोई चाहता है अपनी बच्चियों को गहने देना, और एक क्योंकि सुरक्षित भविष्य बनाने के लिए ही गहने दिए जाते हैं। तो यदि सोना नहीं दिया जाएगा तो उससे तो काफ़ी असर पड़ेगा। मेरे को लगता है कि ये बात बेईमानी है कि सोना न दिया जाए। इसके और भी कई उपाय हैं जो कि खर्चों में जाए, जैसे मान लीजिए कटौती करके, खासकर अधिकारियों और नेताओं के जो तरह तरह के जो खर्चे होते हैं या उनके जो भत्ते और जो वेतन है उसमें कटौती कर दी जाए। कई तरह से कटौती कर दी जाए। जनता में ऐसी महंगाई की बहुत ज़्यादा मार है, ऊपर जो सोने कटौती को तो मैं सही नहीं मानती कि सोना ना खरीदें। सोना एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है, सोना खरीदना चाहिए। और ठीक है, जो अगर मान लीजिए दाम भी बढ़ा देंगे तो भी लोगों को लगेगा कि अब सोना और बढ़ेगा तो और खरीदारी बढ़ेगी सोने की, क्योंकि सोना तो इसीलिए खरीदा जाता है ना कि लोग सोचते हैं कि जिसके कारण मतलब उसको इन फ्यूचर में उनके काम आएगा। ये अगर कल को जरूरत पड़ी तो हम उसको ज़्यादा दाम में बेच सकते हैं। आज अगर हम 10 रुपये में खरीद रहे हैं तो हो सकता है कल हम 30-40 रुपये में बेच दें, और हमारे लिए एक अच्छा वो साधन है। इसलिए मैं नहीं समझती कि सोना खरीदने पे प्रतिबंध होना चाहिए। हाँ, एक समय पहले ये जरूर था, जब विपदा आई तो लोग अपना सोना दान करें, सोना खरीदे नहीं। ठीक है, जिसको मर्जी है वो सोना दान करे, जिसके पास है ज़्यादा वो दान करे। और अभी भी ऐसा नहीं है कि इसका असर मीडियम मध्यम वर्ग में पड़ेगा कि वो सोना न खरीदे, शादी ब्याह में सोना न दे, या और भी देखिए जो बड़े हाई फाई लोग हैं वो तो अपना इन्वेस्टमेंट वहाँ करेंगे। और मेरा ऐसा मानना है कि इसमें प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। सोना खरीदने की जो अपील है नहीं खरीदने की, वो मुझे सही नहीं लगता। नहीं, देश हित में फैसला तो प्रधानमंत्री जी का बिल्कुल स्वागत योग्य है। और मझोले कारोबारी, छोटे कारोबारी और जो ग्रामीण स्तर पर कार्य करते हैं उनको कुछ हद तक प्रभाव तो पड़ेगा। और जबकि इसी कारण ये जो घोषणा हुई इसकी 2 रोज पहले ही इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी गई गोल्ड पे और सिल्वर पे 5% से 10% किया गया। ये फैसला इनका वैश्विक युद्ध को देखते हुए किया गया है और ये निर्णय बिल्कुल सही है। ऊर्जा बचाइए, विदेशी अर्थ मुद्रा जो है
उसके बचत के लिए संकेत दिया है हमारे देश के प्रधानमंत्री ने, ये स्वागत योग्य है। और कुछ तकलीफ देश हित में व्यापारियों को सहना पड़ता है, जबकि हमारा भारत देश बहुत अच्छा है। अभी जिस कंडीशन पे है, ये अन्य देशों की अपेक्षा बहुत अच्छी कंडीशन पे है हमारा देश। तो कुछ फैसले सरकार के निर्णय योग्य हैं, स्वागत योग्य हैं, जिसको हम व्यापारी भाइयों को भी मानना चाहिए। अपील के विरोध में निरुपमा वाजपेयी ने भी इसे पूरी तरह बेईमानी करार दिया। उनका तर्क है कि जमीन में हमेशा विवाद का डर रहता है और बैंकों में मन मुताबिक ब्याज नहीं मिलता। ऐसे में सोना ही आज भी सबसे सुरक्षित और मुनाफे का सौदा है। उन्होंने सरकार को नसीहत दे डाली कि जनता की बचत पर रोक लगाने के बजाय सरकार को नेताओं और अधिकारियों के वेतन भत्तों और फिजूल खर्चों में कटौती करनी चाहिए। दूसरी ओर जमीनी हकीकत को स्वीकार करते हुए सराफा कारोबारी जुगल किशोर ने गोल्ड सिल्वर पर बढ़ाई गई इंपोर्ट ड्यूटी और पीएम की अपील का स्वागत किया है। उन्होंने माना कि छोटे और ग्रामीण स्तर के व्यापारियों को इससे तकलीफ जरूर होगी, लेकिन वैश्विक युद्ध की परिस्थितियों को देखते हुए विदेशी मुद्रा भंडार की बचत और देश की आर्थिक ऊर्जा को सुरक्षित रखने के लिए ये कड़ा कदम बिल्कुल सही है। देश हित के लिए व्यापारी भाई इस तकलीफ को सहने के लिए तैयार हैं। अब देखना यह है कि प्रधानमंत्री की यह गोल्डन अपील देश की तिजोरियों पर क्या असर डालती है। जन न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। खुदुदंड शिव बैराज के पास बेजा कब्जा कर रहे परिवारों को हटाने शनिवार को नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची। निगम प्रशासन द्वारा इन परिवारों को उसलापुर स्थित गिरधर विहार में आवास आवंटित किया गया है, लेकिन वहां निर्माण कार्य अभी अधूरा होने के कारण फिलहाल उन्हें कोनी में अस्थायी रूप से स्थानांतरित किया जा रहा है। निगम की कार्रवाई शुरू होते ही स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। रहवासियों का कहना था कि उन्हें स्थायी रूप से गिरधर विहार में मकान आवंटित किया गया है, इसलिए वे कोनी नहीं जाना चाहते। लोगों ने आरोप लगाया कि कोनी में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। वहां पानी की पाइपलाइन, बिजली और सफाई व्यवस्था की स्थिति बेहद खराब है, जिससे परिवार को भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। वहीं नगर निगम अधिकारियों का कहना है कि हितग्राहियों को नियमानुसार आवास उपलब्ध करा दिए गए हैं। गिरधर विहार में निर्माण कार्य पूर्ण होने तक अस्थायी व्यवस्था के तहत उन्हें कोनी भेजा जा रहा है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि बाद में सभी परिवारों को उनके आवंटित मकान सौंप दिए जाएंगे। इस मुद्दे को लेकर काफी देर तक मौके पर तनाव और बहस की स्थिति बनी रही। हम तो विनती करते हैं कि हमारे जो रसीद कटा गिरधर आवास का, वहाँ हमको मकान दे दे। अभी वो कोनी में जाने के लिए बोल रहा, कोनी में हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि कोई व्यवस्था नहीं है वहाँ। जर्जर घर है, 2005 के बना हुआ है, अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने का बना हुआ है, टूटा फूटा है, पूरा लेटरिन ऊपर से गिर रहा है, पानी भरा हुआ है, तो हम कैसे जाके रहेंगे? हमको गिरधर आवास में दे दे घर, हम वहाँ चले जाएंगे। हमारा पर्ची कट गया, पर्ची भी कट गया है। पहले वर्षा मैडम बोली थी घर है यहाँ 8 लोग का, 8-10 लोग का घर है, तो अभी 4 लोग को बस मेरे को, मेरी लड़की को और इसको मिला है और ये संतोषी को। 6 लोगों को क्यों नहीं मिला? अब 6 लोगों को क्यों नहीं मिला नहीं मालूम। कोई कमाने वाला नहीं है, हम अकेले औरत है, विधवा है, हम लोग अकेले हैं। हमारा घर मत तोड़ रहे हो तो अच्छे जगह दो हमको मकान, शिफ्ट कर लो, उसके बाद हमारे बर्तन को फेंकना। अभी मत फेंको हमारे बर्तन को। दिए नहीं है? नहीं दिए नहीं है अभी भैया, हम लोग को दिए नहीं है। घर तो मिले नहीं है तो कहाँ जाएंगे हम छोड़ के? नोटिस दिए हैं। हाँ, हमारे घर यहाँ तो नाप में नहीं आ रहे हैं, जहाँ तक आएगा वहाँ तक तोड़े। नहीं दिए हैं, दिए नहीं है भाई। आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम लोग दे घर बोल रहे हैं, हम लोग दे, तुरंत शिफ्ट कर दो हमको, तोड़ लो भैया अपना मकान, हमको कोई आपत्ति नहीं है। इसमें ना उस दिन 10 लोगों का, यहाँ 10 लोग हैं, यहाँ पर हम बेजा कब्जा में 10 लोग हैं और 10 लोगों का मकान देंगे क्योंकि उस दिन गिरधर आवास भेज रहा था यहाँ, यहीं से वहाँ बोला पर्ची नहीं कटा नहीं जाएंगे, ऐसे बोला। उसके बाद 10 लोग को देंगे ऐसे बोला, उसमें 4 आदमी को बस दिया है और 6 आदमी को नहीं दिया है। निगम वो तो है सामने है, निगम लोग बोला, वासु सर और वर्षा मैडम खुद बोला था। अब भाई हमको मकान दे दे सर, हम अभी खाली कर देंगे, कोई हमको आपत्ति नहीं है भाई।
मकान जर्जर बोले ये कोनी वाला मकान है जो जर्जर है, ना वहाँ लाइट का व्यवस्था है ना पानी का व्यवस्था है। आज 10 साल हो गए वहाँ आदमी रहते हैं, सब लोग पानी खरीद के पी रहे हैं। अभी हम चाह रहे हैं जो गिरधर आवास है जो वो भी तो आवासीय है, सरकार की ही है मकान, वहाँ हमको शिफ्ट किया जाए। और ओखर बाद ना हम ओखर से कोई रिक्वेस्ट नहीं है, हम बस देवे हमला हम चले जाबो। हम विभाग द्वारा निर्माण कार्य कर रहे हैं, तो ये बनना है रोड, इसमें ये बेजा कब्जम बनी हुई है मकान, और इनको गिरधर विहार में अलाट की जा चुकी है मकान, उसमें तोड़े जाने की कार्रवाई की जा रही है। कई लोगों का कहना है कि गिरधर आवास में हम लोगों को मिला है लेकिन हमको कोनी भेज रहे हैं। नहीं, ये क्या है, थोड़ा सा वहाँ काम बचा हुआ है गिरधर विहार में, तो अस्थायी अब इन लोगों को कोनी अपन भेज रहे हैं। वहाँ का मकान खाली है और उसको पुताई प्लम्बर का काम केवल अब अभी तो उधर 2 का तोड़ चुके हैं, यहाँ 2 का बचा हुआ है, केवल 2 ही मकान बचा है। कहाँ शिफ्ट किया जाएगा? जी, गिरधर विहार में बाद में शिफ्ट करेंगे। जब वो कंप्लीट हो जाएगा गिरधर विहार का, तो गिरधर विहार में इनको शिफ्ट करेंगे। अस्थायी आवंटन इनको कर रहे हैं कोनी में। इधर बिलासपुर के चकरभाटा थाना क्षेत्र में एक मेडिकल संचालक से पूजा पाठ और चमत्कार का झांसा देकर ठगी करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां वार्ड क्रमांक 14 के निवासी और सुनीता मेडिकल के संचालक राजेश पंजवानी को साधु के वेश में आए एक अज्ञात व्यक्ति ने अपनी ठगी का शिकार बनाया। शुक्रवार सुबह करीब 11 बजे दुकान पर भिक्षा मांगने पहुंचे इस बाबा ने पहले कम पैसे लेने से इनकार कर चाय पानी की मांग की और फिर एक साधारण पत्थर को कागज में बांधकर उसे कथित रूप से रुद्राक्ष में बदलकर तथा कागज से 100 रुपए का नोट प्रकट कर पीड़ित को अपने झांसे में लिया। इसके बाद आरोपी ने दुकान के मंदिर में पूजा पाठ का ढोंग रचाया और परिवार की परेशानियां दूर करने का दावा करते हुए पीड़ित से 500 रुपए के 2 नोट और करीब 10 ग्राम वजनी सोने की अंगूठी ले ली, जिन्हें उसने चालाकी से मुंह में डालने का नाटक कर गायब कर दिया और पीड़ित को एक पैकेट देकर 2 घंटे बाद खोलने की हिदायत दी। 2 घंटे बाद पैकेट खोलने पर जब पीड़ित को उसमें केवल 100 और 10 रुपए के नोट तथा 2 रुद्राक्ष मिले, तब उसे ठगी का एहसास हुआ, जिसके बाद उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और अब पुलिस प्रार्थी की रिपोर्ट पर अज्ञात बाबा के खिलाफ अपराध दर्ज कर घटना के तुरंत बाद हरे रंग की बोलेरो में आए 4 अन्य संदिग्ध बाबाओं सहित मुख्य आरोपी की तलाश में जुट गई है। चकरभाटा में एक व्यापारी हैं, उनके पास एक व्यक्ति जो है साधु के भेष में आया और चमत्कार दिखाने के बहाने से उनकी जो अंगूठी है उसको धोखाधड़ी करके लेके चला गया है। उपरोक्त मामले पे थाना चकरभाटा में FIR पंजीबद्ध किया गया है और जो आरोपी है उसकी खोजबीन की जा रही है, जल्दी गिरफ्तारी की जाएगी। बिलासपुर के देवकीनंदन नगर क्षेत्र में एक 12वीं कक्षा के छात्र के साथ सरेराह मारपीट की घटना सामने आई है, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों नाबालिग आरोपियों को हिरासत में लेकर बाल संप्रेक्षण गृह भेज दिया है। घटना 14 मई 2026 की दोपहर करीब 12 बजे की है, जब पीड़ित छात्र कॉम्प्लेक्स स्थित धोबी की दुकान पर कपड़े देकर वापस लौट रहा था। वह मेन रोड किनारे कंचन विहार गेट के पास स्थित एक पान दुकान से पानी की बोतल खरीद रहा था, तभी वहां पहले से मौजूद 2 नाबालिगों ने उसे रोक लिया। आरोपियों ने पीड़ित पर अपनी गर्लफ्रेंड से बातचीत करने का आरोप लगाते हुए कहा, तुम्हें उससे दूर रहने के लिए बोला था। इतना कहते हुए गंदी गंदी गालियां देने लगे और जान से मारने की धमकी देते हुए उस पर टूट पड़े। आरोपियों ने छात्र को दोनों हाथों, मुक्कों और हाथ में पहने कड़े और गाड़ी की चाबी से बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। इस अचानक हुए हमले में पीड़ित के सिर, दाहिने कान, दोनों घुटनों और गर्दन पर गंभीर चोटें आई। मारपीट के दौरान ही पीड़ित का मोबाइल फोन भी कहीं गिर गया। मौके पर मौजूद अभिषेक चौबे नामक युवक ने बीच बचाव कर छात्र की जान बचाई। इसके बाद लहूलुहान हालत में घर पहुंचे पीड़ित ने पूरी आप बीती अपनी मां को बताई, जिसके बाद मां के साथ थाने पहुंचकर उसने आरोपियों के खिलाफ नामजद शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने छात्र के बयानों के आधार पर मामला दर्ज कर दोनों विधि से संघर्षरत बालकों को हिरासत में ले लिया और उन्हें बाल संप्रेक्षण गृह भेज दिया है। ये देवनंदन नगर कंचन विहार गेट के पास की घटना है, जिसमें जो 2 लोगों ने एक छात्र के साथ मारपीट किया है। मुख्य रूप से उनका विवाद जो है गर्लफ्रेंड से बात को लेकर हुई थी और उसी में उसको मारपीट किए थे, जिसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया है और दोनों जो मारपीट करने वाले हो नाबालिग हैं, तो उनको बाल संप्रेक्षण गृह में भेजा गया है। एक बार फिर से वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जयजया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स
OPA 1 year course, Computer Operating and Programming Assistant course, Best Classroom Facility, Admissions open. जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हॉली क्रॉस स्कूल, लाल खदान, बिलासपुर। उत्कृष्ट शिक्षा और उज्जवल भविष्य का सशक्त आधार। पिछले 10 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर उत्कृष्टता, अनुशासन और विश्वास का एक बेमिसाल प्रतीक। नर्सरी से लेकर कक्षा 12वीं तक की सुव्यवस्थित कक्षा, विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए पूर्णतः समर्पित। यहाँ अनुभवी, प्रशिक्षित एवं समर्पित शिक्षकों द्वारा आधुनिक तकनीकों से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाती है। विद्यार्थियों के सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहारिक अनुभव में बदलने के लिए विद्यालय में अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी और कंप्यूटर लैब्स, इसके साथ ही एक विशाल एवं समृद्ध लाइब्रेरी उपलब्ध। खेलकूद के क्षेत्र में भी विशेष पहचान। यहाँ क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, स्केटिंग और कराटे का नियमित प्रशिक्षण दिया जाता है। हमारा दृढ़ संकल्प कि हम निरंतर प्रगति करते हुए विद्यार्थियों को श्रेष्ठ शिक्षा और सुनहरे भविष्य की राह दिखाते रहेंगे। प्रवेश प्रारंभ। आज ही अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य की मजबूत नींव रखें। हमारा पता, हॉली क्रॉस स्कूल, लाल खदान, बिलासपुर। संपर्क करें 8463057366 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ की राजनीति में बहुचर्चित सीडी कांड एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। पूर्व मंत्री राजेश मूणत से जुड़े कथित अश्लील सीडी मामले में अब कानूनी हलचल तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पूर्व राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा ने सत्र न्यायालय द्वारा तय किए गए आपराधिक आरोपों को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में चुनौती दी है। मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी CBI को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई जुलाई में होगी। बता दें कि वर्ष 2017 में सामने आए इस कथित सीडी कांड ने प्रदेश की राजनीति में जबरदस्त भूचाल ला दिया था। उस समय भूपेश बघेल और विनोद वर्मा के खिलाफ FIR दर्ज हुई थी और बाद में जांच CBI को सौंप दी गई थी। विनोद वर्मा की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि जिस रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई हुई थी वही बाद में झूठी साबित हुई। फिलहाल हाईकोर्ट में मामले को लेकर कानूनी बहस तेज हो गई है। सेंट्रल माइनिंग प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट के क्षेत्रीय संस्थान 5 बिलासपुर द्वारा अपने कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रम के तहत वर्ष 2025-26 में सिम्स के स्त्री रोग विभाग को अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरण प्रदान किए गए हैं। इन उपकरणों में एक आधुनिक अल्ट्रासाउंड मशीन, 2 कार्डियो टोकोग्राफी मशीन तथा 2 सेंट्रल मॉनिटर मशीन शामिल हैं, जिससे गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं के उपचार एवं निगरानी व्यवस्था को और बेहतर बनाया जा सकेगा। शुक्रवार को बिलासपुर कलेक्टर संजय अग्रवाल की उपस्थिति में अनौपचारिक रूप से मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की प्रति सिम्स प्रबंधन को सौंपी गई। इस दौरान कलेक्टर द्वारा सोनोग्राफी कक्ष का उद्घाटन भी किया गया। कार्यक्रम में मौजूद अधिकारियों और चिकित्सकों ने इस पहल को जिले की स्वास्थ्य सेवाओं के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया। कलेक्टर संजय अग्रवाल तथा सिम्स प्रबंधन ने CMPDI द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र में किए जा रहे योगदान की सराहना करते हुए भविष्य में भी CSR के माध्यम से सहयोग जारी रखने की अपेक्षा जताई। कार्यक्रम में सिम्स के डीन, संयुक्त संचालक, सह चिकित्सा अधीक्षक, नोडल अधिकारी एवं स्त्री रोग विभाग अध्यक्ष सहित चिकित्सक और कर्मचारी उपस्थित रहे। आप जैसा देख रहे हैं लगभग 1500 से 2200 तक की OPD यहाँ पे होती है और जैसा गायनिक वार्ड में हम लोग देख रहे हैं 8000 से ज़्यादा डिलीवरी साल भर में होती है और इसमें हमारे जो भी डॉक्टर्स हैं, जो भी हमारे साथी अधिकारी हैं, स्टाफ नर्स हैं, खूब मेहनत करते हैं और लगातार हमको नए नए इंस्ट्रूमेंट्स जो है उसकी ज़रूरत भी होती है। अभी CMPDI के द्वारा और लगातार इस हॉस्पिटल में CSR के माध्यम से वो सेवाएं देते हैं। इस बार भी इन्होंने एक आधुनिक अल्ट्रा सोनोग्राफी मशीन जो है इन्होंने दिया है। इसके अतिरिक्त CTG मशीन 2 दिया है। इससे हमारी जो भी ऐसे लोग जो प्रेग्नेंट हैं, जो डिलीवरी के लिए आते हैं, उनकी डिलीवरी में बहुत सुविधा होगी और इससे हमारे डॉक्टर्स और हमारे नर्सेस को भी इससे सुविधा होगी और मुझे लगता है कि हम और बेहतर सर्विसेज इन मशीनों के माध्यम से हम लोगों को दे पाएंगे। CMPDI को मैं बहुत बधाई देता हूं और मैं भविष्य के लिए भी उनसे अनुरोध करूंगा
कि इस तरह के एक्टिविटीज, क्योंकि गायनिक वार्ड और बच्चों का वार्ड बहुत ही सेंसिटिव वार्ड होता है, हम और बेहतर कैसे CSR एक्टिविटीज इन वार्ड में कर सकते हैं ताकि इस बहाने से लोगों को हम लोग बेहतर सर्विस दे सकते हैं। डॉक्टर महोदय के मार्गदर्शन में सामाजिक सरोकार की प्रतिभागिता के प्रति CMPDI द्वारा प्रदत्त CTG मशीन, जो लेबर के प्रोग्रेशन और फीटल हार्ट साउंड के रूप में प्रयुक्त किया जाएगा। उसके अलावा स्टेट ऑफ द आर्ट सोनोग्राफी, यह सामान्य सोनोग्राफी से ज़्यादा संवेदनशील है और इससे मरीज और इलाज प्रदाय की गुणवत्ता को बढ़ाने में मदद मिलेगी। हम CMPDI के अनुग्रहित महसूस कर रहे हैं और उन्हें धन्यवाद देते हैं कि उनका यह प्रतिसाद, उनका यह सरोकार मरीजों की सेवा में हमारे काम आएगा। उन्हें पुनः पुनः धन्यवाद। अखंड सौभाग्य और पति की लंबी आयु की कामना का महापर्व वट सावित्री आज पूरे देश में बेहद श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। सुबह से ही सुहागिन महिलाएं पारंपरिक परिधानों में सज धज कर वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ की पूजा अर्चना करने के लिए मंदिरों और चौराहों पर पहुंच रही हैं। मान्यताओं के अनुसार आज ही के दिन सती सावित्री ने अपनी दृढ़ आस्था और बुद्धिमता के बल पर मृत्यु के देवता यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण वापस छीन लिए थे। यही वजह है कि सदियों से हिंदू संस्कृति में इस दिन को सुहाग की रक्षा के संकल्प के रूप में मनाया जाता है। महिलाएं बरगद के पेड़ पर जल अर्पित कर, धूप दीप जलाकर और वृक्ष की परिक्रमा करते हुए अपने वैवाहिक जीवन की सुख शांति की प्रार्थना कर रही हैं। आइए देखते हैं पूरी खबर। इस पावन पर्व को लेकर बिलासपुर की महिलाओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है। वट सावित्री व्रत के दौरान बरगद के वृक्ष की पूजा का विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व माना गया है। प्रदेश महासचिव महिला कांग्रेस शिल्पी तिवारी ने बताया कि शास्त्रों के अनुसार वट वृक्ष के मूल में भगवान ब्रह्मा, छाल में भगवान विष्णु और इसकी शाखाओं में देवों के देव महादेव का वास होता है, जिसके चलते इस पेड़ की पूजा करने से त्रिदेवों का आशीर्वाद एक साथ प्राप्त हो जाता है। सुहागिन महिलाएं बरगद के तने पर कच्चे सूत या कलावा को बांधकर 7, 11, 21 या 108 बार परिक्रमा करती हैं। ये कलावा पति पत्नी के रिश्ते की मजबूती और 7 जन्मों के अटूट बंधन को दर्शाता है। पूजा के दौरान महिलाएं सावित्री और सत्यवान की पौराणिक कथा सुनती हैं, जिसमें ये संदेश दिया गया है कि एक पत्नी का समर्पण और सतीत्व हर बड़ी विपत्ति को टाल सकता है। देखिए, आज बहुत ही पावन दिन है वट सावित्री की पूजा, जो वर्ष में एक बार आता है और सभी महिलाएं, सौभाग्यवती महिलाएं जो होती है, अपने पति की लंबी आयु के लिए इस व्रत को करती हैं, अपने अखंड सौभाग्य पाने के लिए और अपने बच्चों की लंबी आयु के लिए भी ये करती हैं। और आज ही बहुत ही पुण्य का दिन है ये। साल में हमारे ग्रंथों में जैसा कि हमने पढ़ा है कि सावित्री और सत्यवान की एक कथा थी, जिसमें सावित्री एक देवी के रूप में जो आज पूजा जाता है, उनका विवाह हुआ था सत्यवान नाम के एक व्यक्ति से, जो राजा के पुत्र थे, किंतु किसी कारणवश वो जंगल में रहते थे, निर्धन हो चुके थे। उनकी लंबी आयु के लिए सत्यवान के प्राणों को जब हरने के लिए यमराज आए थे, तो सावित्री ने वट सावित्री की ही पूजा करी थी, जिसके कारण उनके प्राण वापस आए थे यमराज से। इसीलिए सभी स्त्रियों में ये मान्यता है कि वट सावित्री की पूजा करने से पति की लंबी आयु होती है, लंबी आयु मिलती है। इसके साथ ही महिलाएं बरगद के पत्तों को अपने बालों में गहने की तरह सजाती हैं और बड़ों का आशीर्वाद लेकर व्रत का पारण करती हैं। आस्था के साथ साथ वट सावित्री का ये पर्व हमारे पर्यावरण और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी बेहद गहरा संबंध रखता है। हम लोग इस पूजा को अपने पति की लंबी आयु के लिए रखते हैं। इसके लिए हम लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं। 108 भावर घूम सकते हैं और कच्चा सूत से लेके 12 कर सकते हैं या फिर 7। और चना दाल का प्रसाद रहता है, चना का प्रसाद रहता है, मिठाई, शक्कर, कुछ। पूजा जब बोलते हैं कि यमराज लेकर जा रहे थे उनके पति को, सती सावित्री का, तो यमराज जी उससे लेकर आ गए थे, इसके लिए इसको रखा जाता है। और सुबह से हम लोग उठते हैं, उठते कर नहाते धोते हैं, नहा धोकर बिना पानी पिए जब तक पूजा नहीं खत्म नहीं होता है हम लोग का, पानी नहीं पीते हम लोग। अभी पूजा कर रहे हैं, 108 घूमेंगे उससे चना से लेकर, और उसके बाद क्या बोलते हैं वो धग्गा है, उसको लेकर 12 बार घूमते हैं हम लोग। और उसके बाद फिर वो जो लब्बर के से उसे क्या बोलते हैं पत्ते से, उससे डंडी से हम लोग उसको बनाए रहते हैं बेसन का, उसको चढ़ाते हैं और रोटा छोटा छोटा लेकर चढ़ाते हैं। और क्या बोलते हैं उसमें हाथ हथेली में वो पीला का बेसन करके लगाते हैं, उसको उसमें टीका लगाते हैं, फिर उसको हवा से पंखा से हवा देते हैं, उसके बाद फिर समाप्त। हिंदू परंपरा में बरगद को अक्षुण्य और अमर माना गया है,
क्योंकि इसकी आयु सैकड़ों वर्ष होती है और इसकी जड़ें पर्यावरण को मजबूती प्रदान करती हैं। महिलाएं इस विशाल वृक्ष की लंबी आयु की तरह ही अपने पति के लिए दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य का वरदान मांगती हैं। वैज्ञानिक नजरिए से देखा जाए तो बरगद का पेड़ सबसे अधिक ऑक्सीजन का उत्सर्जन करने वाले वृक्षों में शामिल है, जो वातावरण को शुद्ध रखता है। इस पर्व के बहाने प्रकृति के संरक्षण और जीवनदायी पेड़ों को बचाने का एक बड़ा सामाजिक संदेश भी समाज को मिलता है। आज के दिन महिलाएं चने, फल और मिठाई का भोग लगाकर आपस में सुहाग की सामग्री और सिंदूर बांटती हैं। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। ज्येष्ठ माह की अमावस्या पर महिलाओं ने श्रद्धा और आस्था के साथ वट सावित्री व्रत रखा। सुबह से ही शहर और ग्रामीण क्षेत्रों के मंदिरों तथा वट वृक्षों के पास महिलाओं की भीड़ देखने को मिली। सुहागिन महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा में सज धज कर वट वृक्ष की पूजा अर्चना की और अपने पति की लंबी उम्र, परिवार की सुख समृद्धि और अखंड सौभाग्य की कामना की। पूजन के दौरान महिलाओं ने वट वृक्ष के चारों ओर धागा बांधकर परिक्रमा की तथा सावित्री सत्यवान की कथा सुनी। मान्यता है कि माता सावित्री ने अपने तप और समर्पण से यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण वापस प्राप्त किए थे। तभी से ये व्रत सुहाग की रक्षा और दाम्पत्य जीवन की खुशहाली के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। शहर के विभिन्न मंदिरों और पूजा स्थलों में सुबह से धार्मिक माहौल बना रहा। महिलाओं ने फल, फूल, मिठाई और पूजा सामग्री के साथ विधि विधान से पूजा संपन्न की। चना वना, आम, केला, चनादार है, फली, ये सब का पूजा करथन पति के लिए। वट सावित्री का व्रत हम अपनी पतियों की लंबी आयु के लिए रखते हैं। जिस प्रकार सावित्री अपने पति सत्यवान के लिए यह व्रत की थी, उसी प्रकार हम सभी महिलाएं आज के दिन यह व्रत करते हैं। इस व्रत में हम लोग फल फूल, सुहाग का सामान और ये सभी बेसन का जो बना हुआ रहता है, हलवा पूरी और चना दाल, सभी चीज़ का भोग लगाते हैं। वट सावित्री पति के लंबी आयु के लिए फास्ट रखा जाता है। यह उपवास ये मई के महीने जेठ में रखा जाता है और गौरी गणपति, आम, केला और कलश बना के फूल, बेलपत्ती, पानी ये सब चढ़ा के हम पति के लिए बर और पीपल का पूजा करते हैं और 108 बार परिक्रमा करते हैं और 108 बार या अपनी मन इच्छा अनुसार जल डालते हैं बार पीपल में। शनिवार को शनि जयंती का पर्व श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया गया। ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि पर मनाए जाने वाले इस पर्व पर सुबह से ही शहर के शनि मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। भक्तों ने कर्म फलदाता भगवान शनिदेव की पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शनिदेव सूर्यदेव और छाया के पुत्र हैं तथा उनकी कृपा से जीवन के कष्ट दूर होते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ अमावस्या तिथि 16 मई को सुबह 5:11 से प्रारंभ हुई। इस बार शनि जयंती शनिवार के दिन पड़ने से इसका महत्व और अधिक बढ़ गया। शनिश्चरी अमावस्या के विशेष संयोग के चलते मंदिरों में सुबह से ही तेल, तिल और काली वस्तुओं का दान करने वालों की लंबी कतारें देखने को मिली। शहर के विभिन्न शनि मंदिरों में विशेष पूजा, आरती और भोग भंडारे का आयोजन किया गया। श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण कर पुण्य लाभ अर्जित किया। मंदिर समितियों द्वारा भक्तों की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्था की गई थी। पूरे दिन मंदिर परिसर जय शनिदेव के जयकारों से गूंजते रहे। शनि जयंती के उपलक्ष्य में हम लोग साल भर का मंदिर का जो रख रखाव के लिए करना पड़ता है उसका तैयारी करते हैं। रंग रोगन का भी व्यवस्था करते हैं। थोड़ा बहुत टूट फूट रहता है तो उसका भी व्यवस्था करते हैं। साथ ही आज का दिन बहुत वर्षों, करीब 80 या कितने वर्षों के बाद आ रहा है, जिस दिन शनिवार को शनि जयंती पड़ा है और आज विशेष वट सावित्री का भी पूजा रहता है। साथ ही फलाहारिणी माँ भवतारिणी का अमावस्या पूजा भी है। इसलिए आज का दिन इस हमारे स्थान के लिए बहुत ही विशेष दिन है और इसमें इस बार ट्रेंड थोड़ा बदला हुआ। सुबह से ही भक्तों का भीड़ बढ़ने लगा है क्योंकि पिछले 7 दिन से थोड़ा सा मौसम का गड़बड़ हो रहा है शाम के समय, इसलिए लोग सुबह से आने लगे हैं और 2-3 जगह से भंडारे का व्यवस्था रहता है और विभिन्न प्रकार के प्रसाद लोग यहाँ पर बांटते हैं अपना मनोकामना पूरा होने के लिए और मनोकामना पूरा होने के पश्चात। और फिलहाल आज की इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।